हेलो स्टूडेंट, हमारा ये लेक्चर क्लास 11th और क्लास 12th के उन बच्चों के लिए है जिनको 12th का एग्ज़ाम देने के बाद मेडिकल और इंजीनियरिंग के कंपटीशन में बैठना है। आप किसी भी कंपटीशन में अगर आप बैठोगे तो नियर अबाउट 50% क्वेश्चन आपका 11th के कोर्स से और 50% आपका 12th के कोर्स से आता है। तो इस लेक्चर में हम क्लास 11th का एक टॉपिक ले रहे हैं, द्रवों का प्रवाह, जिसका लेक्चर 1 है। देखो चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं तो एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को ख़त्म कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो हर चैप्टर को हम 2-3 पार्ट में बांट के 2-3 लेक्चर में कवर कर रहे हैं, विद न्यूमेरिकल कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम लेंगे यहाँ पे द्रवों का प्रवाह लेक्चर 1। इसमें आप पढ़ोगे, देखो आदर्श द्रव क्या होता है, फिर आप पढ़ोगे द्रवों का प्रवाह कितने प्रकार का होता है, फिर आप पढ़ोगे उसके बाद फिर क्रांतिक वेग किसे कहते हैं, फिर आप पढ़ोगे अविरतता का सिद्धांत क्या है, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी, और उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उसमें कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, और उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे बर्नौली का प्रमेय। बर्नौली का प्रमेय अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और जानते हो अपने दैनिक जीवन में तमामों ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो बर्नौली के प्रमेय पर आधारित हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बर्नौली का प्रमेय, अक्सर हर कंपटीशन में कोई ना कोई न्यूमेरिकल भी से पूछा जाता है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं आपका इस चैप्टर को। देखो चैप्टर का नाम क्या है, द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विड, और जिसका लेक्चर 1 है। पूरी सीरीज आप देखना, लेक्चर 2 लेक्चर 3 मिला के आपका विद न्यूमेरिकल पूरा चैप्टर हम खत्म करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखो आदर्श द्रव, परफेक्ट लिक्विड या आइडियल लिक्विड आप कह सकते हो। आदर्श द्रव कहते हैं किसको हैं, पहले तो एक जानकारी आपको दे, देखो दुनिया में कोई चीज़ आदर्श नहीं होती है। अगर हम आपसे कहें किसी आदर्श गैस का नाम बताओ, कोई है ही नहीं। एक प्रकार से क्या इमेजिनरी गैस है, हम उसकी केवल कल्पना करते हैं। जितनी भी गैसें हमारे आपके बीच में उपलब्ध हैं वो सब के सब क्या वास्तविक गैस हैं। आदर्श गैस एक प्रकार की क्या काल्पनिक गैस है। उसी प्रकार आदर्श द्रव कोई है ही नहीं, हम आदर्श द्रव की केवल कल्पना करते हैं। अच्छा, तो फिर आदर्श द्रव में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो आदर्श द्रव की डेफिनेशन है कि ऐसा द्रव जो असंपीड्य हो और अशान हो, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श द्रव कहते हैं। अब आप पूछोगे असंपीड्य का मतलब क्या हुआ। देखो ऐसा द्रव जिसको हम अगर दबाएं, ऊपर से प्रेशर डालें तो किसी प्रकार से भी उसके वॉल्यूम में तनिक भी कोई परिवर्तन ना हो। और अशान का तात्पर्य क्या हुआ, देखो जब कोई द्रव प्रवाहित होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि परतों के रूप में चलता है, लेयर्स के रूप में। और जब परतों के रूप में चलेगा, एक परत के ऊपर दूसरी परत फिसलते हुए चलेगी, तो निश्चित रूप से परतों के स्पर्शीवत टेंजेंशियल वहां पे क्या घर्षण बल भी कार्य करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, श्यान बल बोलते हैं। ठीक, तो हम ये मान के चलते हैं कि आदर्श द्रव जब कभी भी प्रवाहित होगा तो उसकी परतों के बीच में किसी प्रकार का कोई घर्षण बल, आंतरिक घर्षण बल कार्य नहीं करेगा, मतलब उसकी श्यानता क्या होगी, शून्य होगी। फिलहाल तो कोई गैस ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसको हम आदर्श कह सकें, लेकिन एक कहावत आपने सुना होगा, नहीं मामा से काना मामा भला ही आपका। तो इसी प्रकार से आपका सर्व सुलभ है, हम जल को ही लगभग आदर्श द्रव मान लेते हैं। ये तो आदर्श द्रव के बारे में हुआ। अब उसके बाद चलते हैं द्रवों का प्रवाह। मान लो किसी नली में द्रव प्रवाहित हो रहा है, जमीन में आपका द्रव फैल के बह रहा है, किसी प्रकार से भी अगर द्रव बह रहा है तो द्रवों का प्रवाह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रीम लाइन मोशन या स्ट्रीम लाइन फ्लो, और दूसरा आपका टर्बुलेंट फ्लो या टर्बुलेंट मोशन आप कह सकते हो, या हिंदी में आप कह सकते हो धारा रेखीय प्रवाह, और दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह। देखो धारा रेखीय प्रवाह किसे कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह। उसके लिए एक डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखो धारा रेखीय प्रवाह का डायग्राम ये और विक्षुब्ध प्रवाह का डायग्राम ये। जैसे डायग्राम को आप ध्यान से देखना, कुछ आइडिया आपको लग रहा होगा और हम समझाएं। देखो यहां पे आप देख रहे हो द्रव के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल अपने आगे वाले मॉलिक्यूल के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और यहां पे अगर आप ध्यान से आप देखोगे तो द्रव का कोई भी कतरा, द्रव का कोई भी कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार के प्रवाह को हम क्या कहते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी धारा रेखीय प्रवाह की, द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, धारा रेखीय प्रवाह। और विक्षुब्ध प्रवाह में क्या होगा, इसी का उल्टा, द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण ना करे, उसको हम क्या कहेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह। आपने कभी देखा होगा बरसात के मौसम में खासतौर पे चींटियों के पूरे झुंड को चलते हुए। मान लो कोई चींटी है, पूरा झुंड पीछे लाइन आ रही है, ठीक है, और कोई एक चींटी है अगर यहां से ऊपर चल के और यहां पे आ रही है, तो उसके पीछे जितनी भी चींटियां आएंगी वो सब के सब यहां से चल के इतनी आएंगी, किसी की मजाल नहीं आपका कि सीधे डायरेक्ट चली आवे। तो आप जानते हो चींटियों का झुंड जो आपका चलता है वो भी क्या धारा रेखीय प्रवाह के रूप में ही चलता है। वो हमने समझाने के लिए एग्जाम्पल आपको दिया। अच्छा, अब फिर आगे चलते हैं। देखो क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी, ये क्या होता है। मान लो कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है और स्ट्रीम लाइन मोशन या स्ट्रीम लाइन फ्लो, आप यूं कह सकते हो धारा रेखीय प्रवाह के रूप में बह रहा है।
हमने क्या किया, वेलोसिटी बढ़ाई, अभी भी धारा रेखीय प्रवाह है। हमने वेलोसिटी और बढ़ाई, अभी भी धारा रेखीय प्रवाह है। हम वेलोसिटी हमने और बढ़ाया, धारा रेखीय प्रवाह अभी भी है। लेकिन जब वेलोसिटी थोड़ा और बढ़ाया, बस उसका प्रवाह धारा रेखीय से बदल के क्या हो गया, विक्षुब्ध हो गया। तो आप यूं कह सकते हो कि द्रवों का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय रहता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग। मतलब आप यूं कह सकते हो क्रांतिक वेग वह अधिकतम वेग है जिस पर अथवा जिससे कम वेग होने पर द्रवों का प्रवाह धारा रेखीय होता है, और जिससे अधिक वेग होने पर द्रवों का प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। अब देखो डेफिनेशन में लिखा, द्रव के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीय मतलब स्ट्रीमलाइन बना रहता है, द्रव का क्रांतिक वेग कहलाता है। और इसे किससे, वीसी से व्यक्त करते हैं। वेग है तो वी लिखेंगे, और क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं इसको यहाँ पे, तो वी और सफिक्स में सी, इसको वीसी से व्यक्त करेंगे। जैसे आपको समझाएं, मान लो कोई द्रव किसी नली में बह रहा है, उसका वेग 1 मीटर पर सेकंड है, धारा रेखीय। 1.5 मीटर पर सेकंड हुआ, धारा रेखीय। 2 मीटर पर सेकंड है, धारा रेखीय। 2.5 मीटर पर सेकंड है, धारा रेखीय। 3 मीटर पर सेकंड है, धारा रेखीय। लेकिन जैसे हमने 3.1 किया, विक्षुब्ध हो गया। तो आप यहां पे देख रहे हो 3 मीटर पर सेकंड या उससे कम जब तक वेग था तब तक उसका प्रवाह कैसा था, धारा रेखीय था। और जैसे 3 से ऊपर हुआ तो फिर उसका प्रवाह कैसा हो गया, विक्षुब्ध हो गया। तो ऐसी दशा में उस द्रव का जो क्रांतिक वेग होगा वो कितना होगा, 3 मीटर पर सेकंड। मतलब 3 मीटर पर सेकंड या उससे कम वेग होने पर उसका प्रवाह क्या होगा, धारा रेखीय होगा। और 3 से अधिक होने पर उसका प्रवाह क्या हो गया, विक्षुब्ध हो गया। तो वही हमने डेफिनेशन में आपको दिया। अगला चलते हैं इसके बाद फिर प्रवाहित द्रव के लिए अविरतता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक, पहले देखो है क्या चीज, जानते हो, जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद की नलिका में, आप पूछोगे ये क्या होता है, असमान परिच्छेद की नलिका मतलब कोई नली है लंबी सी, और कहीं मोटी है, कहीं पतली है, कहीं बहुत पतली है, कहीं बहुत मोटी है। ठीक है, तो जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद की नलिका में और धारा रेखीय प्रवाह के रूप में बहता है, तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर उस द्रव के वेग तथा नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का गुणनफल सदैव नियत होता है। मान लो कोई द्रव किसी नली में बह रहा है, किसी बिंदु पर द्रव का वेग कितना v है, और उसी बिंदु पर जहां पे वेग हमने v बताया है, नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, कैपिटल A है। तो आप यूं कह सकते हो a इंटू वी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। आप देखो a इंटू वी बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। और यही आपका अविरतता का सिद्धांत है प्रवाहित द्रव के लिए। अब इसको प्रूव करके दिखाना है। कैसे प्रूव करें, आप देखो सामने एक डायग्राम आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे नली लिया हुआ है और जानबूझ के असमान परिच्छेद की नली लिया हुआ है। आप देख रहे हो इधर का भाग क्या मोटा है, जिसका हमने नाम दे दिया x भाग, और इधर का भाग पतला है, इसका नाम ने क्या दे दिया, y भाग। और मान लो इसमें द्रव आपका लेफ्ट साइड से मतलब x भाग से एंट्री लेता है, ठीक है, और यहां से द्रव ऐसे निकल के और ऐसे बाहर निकल रहा है, x भाग से y भाग में जा रहा है। मान लो x भाग के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना a1 है और y भाग के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना a2 है। मान लो x भाग में द्रव का वेग कितना v1 है, y भाग में द्रव का वेग कितना v2 है, और जो द्रव इसके अंदर बह रहा है उस द्रव का घनत्व डेंसिटी मान लो ρ है। अब आप आगे देखना, अगर हम आपसे पूछें x भाग में द्रव बताओ एकांक समय में कितना दूर चलेगा, तो आप जानते हो जो उसका वेग होगा उतने दूर तो चलेगा। सड़क पे अगर कोई कार चल रही है, उसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर, जितनी उसकी वेलोसिटी उतना तो चलेगा। तो उसी प्रकार यहां पर भी आओ, यहां पे द्रव का वेग कितना v1 है, तो एकांक समय में द्रव कितना दूर चलेगा, v1। यहां पे द्रव का वेग कितना v2 है, तो एकांक समय द्रव कितना दूर चलेगा, v2। अब इसी बात को बहुत आसानी से समझाने के लिए हम एक टेबल का सहारा ले रहे हैं। टेबल में आप देख रहे हो, इसमें हम जो भी लिख रहे हैं x भाग के लिए मतलब ये वाला, और इसमें हम जो भी लिख रहे हैं y भाग के लिए मतलब इसके लिए, ठीक। और यहाँ पे कौन कौन सी भौतिक राशि किस कॉलम में लेंगे उसका नाम लिखा जा रहा है। जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका, x भाग का, तो आप जानते हो x भाग के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, a1 माने हो, हमने a1 लिख दिया। और y भाग में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना आप a2 माने हो, तो यहाँ पे a2 लिख दिया गया। उसके बाद फिर आगे देखना, द्रव का वेग किसमें, x भाग में, तो x भाग में द्रव का वेग आपने क्या v1 माना, तो यहाँ पे v1 लिख दिया गया। y भाग में द्रव का वेग कितना आपने v2 माना, तो यहाँ पे v2 लिख दिया गया, ठीक। उसके बाद नीचे तीसरे कॉलम में आप आओ, एकांक समय में विस्थापित द्रव की लंबाई, तो आप जानते हो जितना वेग होगा उतना ही लंबा तो डिस्प्लेस होगा। तो आप जानते हो x भाग में वेग कितना v1 है, तो एकांक समय में कितना विस्थापित होगा, v1। y भाग में वेग कितना v2 है, तो y भाग में एकांक समय में कितना दूर विस्थापित होगा, v2। अच्छा फिर आप आ जाओ, एकांक समय में विस्थापित द्रव का आयतन, आप जानते हो आयतन का एक फार्मूला यह भी होता है क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो आप जानते हो x भाग का क्षेत्रफल कितना a1 और एकांक समय में कितना दूर चला v1, तो एकांक समय में कितना आयतन विस्थापित हुआ, a1 इंटू v1। उसी प्रकार यहां पे आओ y भाग में, तो y भाग के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना a2 और y भाग में एकांक समय में कितना दूर चला v2,
तो y भाग में एकांक समय में विस्थापित द्रव का आयतन कितना हो गया, A2 इंटू V2। अब आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। घनत्व तो आपने कितना माना है, रो। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो एकांक समय में विस्थापित द्रव का द्रव्यमान। तो आप यहां पे देखना हमने क्या किया, आयतन को घनत्व से गुणा कर दिया। तो आयतन कितना A1V1 और घनत्व कितना रो। यहां पे आप आओ, आयतन कितना A2V2 और घनत्व कितना रो, हमने घनत्व से गुणा कर दिया। तो क्या बन गया, आप जानते हो x भाग में एकांक समय में विस्थापित द्रव का द्रव्यमान, और ये क्या y भाग में एकांक समय में विस्थापित द्रव का द्रव्यमान। एक क्वेश्चन आप हमसे कर सकते हो कि सब जगह आपने 1 1 लगाया तो रो में क्यों नहीं लगाया 1 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 क्यों नहीं लगाया। तो आपको इसको जवाब दें, जो द्रव यहाँ पर है वही द्रव तो डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आया है। ये तो है ना कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे दूध बन गया, या फिर यहाँ पे दूध है, यहाँ पे चाय बन गया। जो द्रव यहाँ पे वही द्रव तो वहाँ पे जा रहा है। जब द्रव नहीं बदला तो घनत्व कहाँ से बदल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपका ये हो गया। अब आप आगे देखना, आइडियल कंडीशन में एकांक समय में जितने द्रव्यमान का द्रव प्रवेश करेगा, एकांक समय में उतने ही द्रव्यमान का द्रव यहां से बाहर भी निकलेगा। तो x भाग में एकांक समय में प्रवेशित द्रव का द्रव्यमान, और यहां पे क्या y भाग में एकांक समय में निष्कासित द्रव का द्रव्यमान। मतलब यूं कहा जा रहा है कि एकांक समय में जितने द्रव्यमान का द्रव प्रवेश करेगा, एकांक समय में उतने द्रव्यमान का द्रव बाहर भी निकल जाएगा। तो आप देखो एकांक समय में कितने द्रव्यमान का द्रव प्रवेश किया, A1V1 इंटू रो। तो यहाँ पे A1V1 इंटू रो हो गया। और y भाग से एकांक समय कितने द्रव्यमान का द्रव निकला, A2V2 इंटू रो। तो ये हो गया। अब देखो रो से रो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या निकला, A1V1 बराबर क्या, A2V2। या आप यूं कह सकते हो A इंटू V बराबर क्या, कांस्टेंट। जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा बायल का नियम, P1V1 बराबर P2V2, तो आप कहते हो P इंटू V बराबर क्या, कांस्टेंट। चार्ल्स का नियम आपने पढ़ा होगा V1/T1 बराबर V2/T2, तो आप क्या कहते हो V/T बराबर कांस्टेंट। या गैस का इक्वेशन आपने पढ़ा होगा P1V1/T1 बराबर P2V2/T2, तो आप क्या कहते हो PV/T बराबर कांस्टेंट। यहां भी लगा दो वही नियम। आप देखो A1V1 बराबर क्या, A2V2, तो यहां पे आप क्या कहोगे, A इंटू V बराबर कांस्टेंट। ठीक, और यही अविरतता का सिद्धांत है। देखो इस सिद्धांत से हमको कुछ जानकारी भी मिल रही, जानते हो क्या, अगर कहीं किसी स्थान पर नली के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A का मान ज्यादा है, मतलब नली चौड़ी है, तो वहां पे द्रव का वेग क्या होगा, कम होगा। अगर नली पतली होगी तो वहां पे द्रव का वेग क्या होगा, अधिक होगा। आपके घर में भी वाटर पाइपलाइन होगी जिससे कमरे की धुलाई उलाई करते हो, आपने धुलाई किया होगा, या फिर वाटर पाइपलाइन लगा के और नली का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ के साइकिल की धुलाई करी होगी, बाइक की धुलाई अपने करी होगी। आप जानते हो जब पानी धार से निकलता है, आगे आप वहां पे अंगूठा लगाओ या आगे का मुंह वहां पे क्या दबा दो, तो चाहे दबा दो चाहे अंगूठा लगाओ, तो आप जानते हो पानी बहुत तेज निकलने लगता है, वेलोसिटी बढ़ जाती है। कैसे, भाई इसी लाइन पे। आप जानते हो जब उसको दबाते हो उसका मुंह या फिर आगे अंगूठा लगाते हो, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो A का मान क्या होता है, घट जाता है। और जैसे A का मान घटता है V का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। जितना ही A का मान घटाओगे V का मान उतना ही बढ़ेगा, और यही अविरतता का सिद्धांत है। अब हम आपको इसके बाद समझाने जा रहे हैं कि प्रवाहित द्रव में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है, और जब ये आप समझ जाओगे तो फिर बर्नौली का थ्योरम आपको समझाएंगे। देखो प्रवाहित द्रव की ऊर्जा, प्रवाहित द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। किसी नली के अंदर कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो पीछे से पानी का प्रेशर कार्य करता है, तो वो क्या दाब ऊर्जा हो गई। द्रव गतिमान है तो क्या गतिज ऊर्जा हो गई। और गति के दौरान द्रव कभी ऊपर गया, कभी नीचे गया, कभी और नीचे गया, कभी ऊपर गया, जमीन से ऊंचाई उसकी क्या घटती बढ़ती रही, बदलती रही, तो उसके अंदर क्या पृथ्वी से ऊंचाई के आधार पर उसके अंदर क्या स्थितिज ऊर्जा भी होगी। तो प्रवाहित द्रव में 3 प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा। हम उसको यहाँ पे एस्टिमेट करने चल रहे हैं। यहाँ पे आप देखना प्रवाहित द्रव में ऊर्जा, तो आप जानते हो दाब ऊर्जा यहाँ पे, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे और गतिज ऊर्जा यहाँ पे। पहले आप यहाँ पे और दाब ऊर्जा जानते हो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दाब के कारण संचित ऊर्जा को हम दाब ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा की, गति के कारण संचित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा में अपनी विशेष स्थिति, और स्थिति मतलब क्या, जमीन से ऊंचाई के कारण संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और तीनों प्रकार की ऊर्जाओं के योगफल को क्या कहते हैं, संपूर्ण ऊर्जा। प्रवाहित द्रव में संपूर्ण ऊर्जा। पहले दाब ऊर्जा निकालते हैं। आप जानते हो ऊर्जा, ऊर्जा बराबर कार्य, कार्य बराबर ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक भी जूल और कार्य का मात्रक भी क्या होता है, जूल। ठीक, तो अगर हमको दाब ऊर्जा निकालना है तो जानते हो क्या करें, दाब द्वारा कृत कार्य निकाल लें। दाब के द्वारा कितना कार्य किया गया, जितना कार्य किया गया वही आपका दाब के कारण ऊर्जा। तो आप यहाँ पे देखना दाब ऊर्जा, तो दाब ऊर्जा बराबर क्या, कृत कार्य। कृत कार्य मतलब क्या, किया गया कार्य। किसने कार्य किया, दाब ने कार्य किया। अच्छा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो आप जानते हो बल गुणे विस्थापन हो गया। अच्छा, आप ये भी जानते हो दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बराबर क्या होगा, दाब गुणे क्षेत्रफल। तो आप देखो बल के स्थान पे हमने क्या, दाब गुणे क्षेत्रफल लिख दिया यहाँ पे, और गुणे विस्थापन है तो गुणे विस्थापन कर दिया। अब आप आगे देखना, दाब के नीचे P, अक्सर आप जानते हो दाब को क्या प्रेशर बोलते हैं, पहला वर्ड क्या P है। ठीक, क्षेत्रफल की जगह पे क्या A, और विस्थापन, मान लो दाब के कारण जो द्रव था किसी नली में प्रवाहित हो रहा था, स्मॉल l दूरी विस्थापित हो गया,
तो विस्थापन कितना यल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो दाब ऊर्जा बराबर कितनी निकली, PAL। ये क्या, पूरे द्रव की दाब ऊर्जा निकली। अब आप आगे देखना, द्रव कितना डिस्प्लेस हुआ, स्मॉल एल। जिस नली में बह रहा था उसका क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। तो विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो आप जानते हो विस्थापित द्रव का आयतन कितना हो गया, AL। तो आप यूं कह सकते हो, देखो AL आयतन के द्रव की ऊर्जा कितनी, PAL। आप देखें ना, विस्थापित द्रव का आयतन कितना हो गया, AL। तो आप यहां पे देखना, AL आयतन की दाब ऊर्जा बराबर कितनी, PAL। यही तो निकला। तो द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कितनी होगी। आप एक काम करो, PAL को AL से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो आप जब PAL को AL से डिवाइड करोगे तो आप देखना, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, बराबर कितना निकला, P। ये क्या निकला, प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। एक बार फिर आपको बताएं, दाब के कारण जितना कार्य हुआ हमने निकाल लिया। कितना कार्य हुआ, PAL, ठीक। और कितना द्रव विस्थापित हुआ वो हमने निकाल लिया। कितना विस्थापित हुआ, A × L। तो हमने फिर सीधे एक एक नियम लगा दिया कि आप जानते हो AL आयतन में दाब ऊर्जा कितनी होगी, PAL। तो द्रव के एकांक आयतन में दाब ऊर्जा कितनी होगी, PAL/AL। AL कैंसिल हो गया, P निकला। ये क्या निकला, प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। अब प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। आप देखो, कोई द्रव किसी नली में प्रवाहित हो रहा, मान लो उसका वॉल्यूम कितना V है, ठीक। और जमीन से मान लो उसकी ऊंचाई कितनी h है, तो V आयतन के द्रव की स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, mgh। आप जानते हो। तो ऐसी कंडीशन में द्रव के एकांक आयतन की स्थिर ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, V से डिवाइड कर देंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, mgh/v। और आप जानते हो m/v बराबर क्या होता है, d या रो, मतलब क्या, घनत्व। चाहे d से लिखो चाहे रो से लिखो, कोई एक पकड़ना है, यहाँ पे हम रो लेके चलना है, ठीक। तो अब देखो m/v, तो m/v की जगह पे क्या हो गया, रो। और फिर यहाँ पे gh है तो यहाँ पे gh हो गया। तो आप जानते हो बराबर कितना गया, ρgh। ये क्या निकला, प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। अब प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। मान लो द्रव प्रवाहित है, उसका आयतन कितना है, V, वॉल्यूम, पहला वर्ड V, कैपिटल V, ठीक। अच्छा, मान लो V वेग से प्रवाहित है, द्रव का द्रव्यमान कितना, m है। तो ऐसी कंडीशन में आप देख रहे हो, कैपिटल V आयतन के द्रव की गतिज ऊर्जा बराबर कितना, ½ mv²। तो द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा ½ mv²/v हो गया। और m/v, तो m/v को क्या कहोगे, घनत्व। चाहे रो लिखो चाहे d लिखो, यहाँ पे हम रो चला रहे हैं, ठीक। तो आप देखो हाफ है तो हाफ हो गया, और m/v को हमने इकट्ठा कर दिया तो इसके यहाँ पे क्या, रो हो गया। फिर v², स्मॉल v², तो यहाँ पे क्या, स्मॉल v² हो गया। इस प्रकार से आप देख रहे हो ½ रो × v²। ये क्या निकला, प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। यहाँ पे आपने देखा प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा। यहाँ पे आपने देखा प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे आपने देखा प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। और तीनों को जोड़ दो तो बराबर क्या हो जाएगा, प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा। अब आगे चलते हैं, बर्नौली का प्रमेय, बर्नौलीज थ्योरम। एक वैज्ञानिक थे, बर्नौली उनका नाम था। उन्होंने किसी नलिका में द्रव के प्रवाह के संदर्भ में अपना एक थ्योरम दिया था, अपना एक प्रमेय दिया था, जिसको बर्नौली के प्रमेय के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा था कि जब कोई आदर्श द्रव क्या होता है, इस लेक्चर की शुरुआत में आपने देखा, ऐसा द्रव जो असंपीड्य हो, जो अशान हो, उसे हम क्या कहते हैं, आदर्श द्रव, ठीक। तो जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद की नलिका में, मतलब कोई लंबी नली है, कहीं मोटी कहीं पतली, कहीं बहुत पतली कहीं बहुत मोटी है, ठीक। तो जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद की नलिका में और धारा रेखीय प्रवाह के रूप में बहता है, अब इसके पहले आपने देखा था द्रवों का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण अपने आगे वाले कण के मार्ग का अनुसरण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, धारा रेखीय प्रवाह, ठीक। तो जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद की नलिका में और धारा रेखीय प्रवाह के रूप में बहता है, तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा सदैव नियत होती है। यह बर्नौली का प्रमेय है। अब यूं कह सकते हो बर्नौली के प्रमेय के अनुसार, ठीक, प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा ये बराबर क्या होगी, कांस्टेंट। ये बराबर क्या होगा, नियत, बशर्ते कब, जब द्रव आदर्श हो और किसी असमान परिच्छेद की नलिका में और धारा रेखीय प्रवाह के रूप में प्रवाहित हो रहा हो। तो उसके बाद नीचे देखना फिर, तो प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा प्लस प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा प्लस प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, तीनों को जोड़ दो बराबर क्या हो जाएगा, संपूर्ण ऊर्जा। ये बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। कौन बोल रहा है, बर्नौली। तो आप आगे देखना, प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की दाब ऊर्जा कितनी, P। अभी आपने निकाला, ये सामने देखो, ठीक। फिर प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की क्या, गतिज ऊर्जा, ये आपने निकाला ½ रो × v²। और प्रवाहित द्रव के एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, ये आपने निकाला ρgh, और बराबर क्या होगा, ये कांस्टेंट, ठीक। ये बर्नौली का समीकरण आ गया, बर्नौली का थ्योरम हो गया।
आप यूं कह सकते हो बर्नौली के प्रमेय अनुसार P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर कांस्टेंट। तो आपने देखा यहाँ पे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच बराबर क्या कांस्टेंट, सबको आप पहचानते हो। P क्या है दाब, रो क्या है प्रवाहित द्रव का घनत्व, V क्या है द्रव का वेग, और G क्या है गुरुत्वीय त्वरण, H क्या है द्रव के सेंटर पॉइंट की धरातल से ऊंचाई। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे H हमको अकेला चाहिए, H के साथ हमको कुछ नहीं चाहिए, ना गुणे में कुछ चाहिए ना बटे में कुछ चाहिए, तो एक ही तरीका है, H के साथ जो भी लिखा है रो इंटू जी, इससे आप बोथ साइड यहाँ पे क्या करो डिवाइड कर दो। तो आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया, P था तो P अपन रो जी कर दिया, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, तो हाफ रो वी स्क्वायर यहाँ पे किया और नीचे रो जी से डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस किया, रो जी एच है यहाँ पर भी हमने रो जी से क्या किया डिवाइड कर दिया, इक्वल है तो इक्वल लगाया, कांस्टेंट है तो यहाँ भी तो डिवाइड होगा। अच्छा उसके बाद देखना तो यहाँ पे क्या हो गया P अपान रो जी। अच्छा उसके बाद देखो जो कैंसिल और उसको कैंसिल कर दिया जाए तो आप यहाँ पे देखो क्या क्या कैंसिल होगा, रो से रो कैंसिल हो गया और ये 2 नीचे उतर आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया वी स्क्वायर अपान 2g, प्लस के नीचे प्लस, और यहाँ पे आप देखो रो है तो रो से रो कैंसिल, जी से जी कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा h और बराबर। अच्छा यहाँ पे देखो कांस्टेंट अपान रो इंटू जी, ये भी क्या है कांस्टेंट है, क्योंकि आप जानते हो पूरी नली में जो द्रव प्रवाहित हो रहा है, क्या द्रव का घनत्व रास्ते में जगह जगह बदलता जाएगा, नहीं, पूरे रास्ते पर पूरी नलिका में रो का मान क्या होगा शुरू से अंत तक क्या होगा एक समान होगा, जी का मान भी क्या होगा एक समान होगा, तो ऊपर भी कांस्टेंट और नीचे भी कांस्टेंट, लेकिन ऊपर कोई दूसरा कांस्टेंट नीचे कोई दूसरा कांस्टेंट, तो भाग करने पे जो भागफल आएगा वो भी कोई नया कांस्टेंट होगा। तो यहां पर क्या होगा कांस्टेंट। हम ये नहीं कहना कि इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी, बिल्कुल नहीं, इस कांस्टेंट को जब रोजी से डिवाइड किया तो कोई नया जो वैल्यू मिला वो भी कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट है। इस आधार पे आप यहाँ पे देख रहे हो P अपान रो जी प्लस वी स्क्वायर अपान 2g प्लस h बराबर क्या हुआ कांस्टेंट। अच्छा जानते हो इसको हम कहते हैं दाब शीर्ष, प्रेशर हेड, और इसको हम कहते हैं वेग शीर्ष वेलोसिटी हेड, और इसको हम कहते हैं गुरुत्व शीर्ष ग्रेविटेशनल हेड, और बराबर क्या हुआ कांस्टेंट। तो इस प्रकार से आप ये भी कह सकते हो वेग शीर्ष दाब शीर्ष गुरुत्व शीर्ष के पदों में भी बर्नौली का प्रमेय आप बोल सकते हो कि जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद की नलिका में धारा रेखीय प्रवाह के रूप में बहता है तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के तीनों शीर्षों का योगफल क्या होता है नियत होता है, मतलब प्रत्येक बिंदु पर दाब शीर्ष प्लस वेग शीर्ष प्लस गुरुत्व शीर्ष बराबर क्या होगा कांस्टेंट होगा। यह भी बर्नौली के प्रमेय के रूप में कहा जा सकता है। और जहां पे दाब शीर्ष बराबर कितना P अपान रो जी, और जहां पे वेग शीर्ष बराबर कितना वी स्क्वायर अपान 2g, और जहां पे गुरुत्व शीर्ष बराबर कितना h। अच्छा अगर आपसे कहें कि हमको दाब शीर्ष का मात्रक बताओ, वेग शीर्ष का मात्रक बताओ, गुरुत्व शीर्ष का मात्रक बताओ, तो आप जानते हो यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं कि यहाँ पे P का मान ऊपर रखो, रो का मान नीचे रखो, G का मान नीचे रखो, आने पे तो वही आएगा। हम सबसे आसान तरीका आपको बताएं, ये पूरा इक्वेशन है। और आप जानते हो विमीय विश्लेषण चैप्टर में आपने पढ़ा कि अगर कोई समीकरण दिया गया, समीकरण अगर सत्य है तो विमीय दृष्टि से भी सत्य होगा, दोनों पक्षों की प्रत्येक स्थानों की विमाएं क्या होंगी बराबर होंगी, और मात्रक भी क्या होगा बराबर होगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो यहाँ पे h लिखा है, इसका मात्रक क्या हुआ मीटर, तो निश्चित रूप से इतने पूरे का मात्रक क्या होगा मीटर। अगर आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, v का ऊपर रखो, g का नीचे रखो, हल करो, पूरा हल करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा मीटर ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी इतने पूरे का मात्रक भी क्या होगा मीटर। इसकी विमा कितनी यल, तो इतने पूरे की विमा क्या होगी यल, इतने पूरे की विमा क्या होगी एल। मतलब आप यूं कह सकते हो दाब शीर्ष का विमीय सूत्र क्या होगा यल, वेग शीर्ष का विमीय सूत्र क्या होगा यल, और गुरुत्व शीर्ष का विमीय सूत्र क्या होगा यल। और उसी प्रकार दाब शीर्ष का मात्रक क्या होगा मीटर, वेग शीर्ष का मात्रक क्या होगा मीटर, और गुरुत्व शीर्ष का मात्रक क्या होगा मीटर। अब चलते हैं, देखो बर्नौली का प्रमेय आपने देख लिया, समझ लिया, अब इसको हम प्रूव करके दिखाने जाना है। कोई चीज यहाँ पे जबरदस्ती नहीं थोपी जा रही है। कैसे प्रूव करोगे बर्नौली का प्रमेय, आप देखना। एक हमने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखना। इस डायग्राम में हम क्या दिखा रहे हैं, असमान परिच्छेद की नलिका दिखा रहे हैं, मतलब मोटी पतली आपको दिख रहा होगा, एक्स भाग क्या मोटा है, वाई भाग क्या पतला है। फिर आप पूछोगे नीचे ऊपर क्यों आपने दिखा दिया। हमने नीचे ऊपर इसलिए दिखाया कि दोनों भागों की जमीन से ऊंचाई बराबर ना रहे बल्कि अलग अलग रहे। तो आप यूं कह सकते हो, यहाँ पे आप देखना मध्य भाग की जमीन से ऊंचाई कितनी h1 है, और यहाँ पे मध्य बिंदु की जमीन से ऊंचाई कितनी h2 है। उसके बाद चलो मान लो इस भाग पर दाब कितना है द्रव का P1, और इस भाग में द्रव का दाब कितना P2 है, और द्रव यहां से निकल के यानी x भाग से और किस में जा रहा है y भाग में जा रहा है, और द्रव का घनत्व मान लो आपका रो है। अभी तक कितना रो माना गया, यहाँ पर भी रो मान ले रहे हैं। हमको प्रूव करना है। आप देखना बहुत ही कठिन को बहुत आसान बनाने के लिए हमने एक टेबल बनाया है। आपका बर्नौली का प्रमेय बहुत आसान आपको लगेगा। इस टेबल को जरा सा आप समझ लो। पहले हम यहाँ पे कौन कौन सी भौतिक राशि किस कॉलम में लेंगे उसका नाम लिख रहे हैं। यहाँ पे x भाग में
उसकी वैल्यू क्या क्या होगी, यहाँ पे y भाग में उसकी वैल्यू क्या क्या होगी। आप देखो पहले कॉलम में नलिका का क्षेत्रफल किसमें, x भाग में, तो x भाग यही तो है, तो हमने मान लिया कि x भाग में नलिका का क्षेत्रफल कितना है, a1 है। फिर यहाँ पे आओ नलिका का क्षेत्रफल किसमें, y भाग में, तो y भाग में नलिका का क्षेत्रफल मान लो a2 है। अब यहाँ पे लिखा है तो डायग्राम में नहीं दिखाया, और क्या। फिर आप आगे देखना द्रव का वेग, तो x भाग में द्रव का वेग कितना है v1 और y भाग में द्रव का वेग कितना v2। उसके बाद आओ द्रव में दाब, x भाग में द्रव का दाब कितना p1, y भाग में द्रव का दाब कितना p2। अच्छा उसके बाद आओ विस्थापित द्रव का आयतन, तो आप जानते हो आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। आप जानते हो द्रव का वेग कितना है v1, तो एकांक समय में कितना द्रव विस्थापित होगा v1, और क्षेत्रफल कितना a1, तो एकांक समय में विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा a1 इंटू v1। उसी प्रकार यहाँ पे आओ y भाग में द्रव का वेग कितना v2, तो एकांक समय में विस्थापित द्रव की लंबाई कितनी होगी v2, और आप जानते हो y भाग का क्षेत्रफल कितना a2, तो y भाग में एकांक समय में विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा a2 इंटू v2। अच्छा फिर आप आगे चलो, आप जानते हो जितने द्रव्यमान का द्रव प्रवेश करेगा उतने द्रव्यमान का द्रव बाहर भी निकलेगा। तो अगर मान लो यम द्रव्यमान का द्रव प्रवेश किया, यम द्रव्यमान का द्रव बाहर निकला, तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटा घनत्व, तो द्रव्यमान कितना यम, घनत्व कितना रो, तो आप जानते हो a1 v1 बराबर क्या हो गया, यम अपान रो, और उसी प्रकार से a2 v2 बराबर भी क्या हो गया, m अपान रो। अब आप आगे देखना, हम ये देखने जा रहे हैं कि x भाग में दाब p1 है, दाब p1 के द्वारा कितना कार्य किया गया, और हम ये देखेंगे कि y भाग में दाब कितना p2 है, तो p2 के द्वारा कितना कार्य किया गया, ठीक, और वो भी कितने समय में, एकांक समय में। तो आप देखो एकांक समय में दाब द्वारा कृत कार्य मतलब किया गया कार्य। आप आगे देखना, तो x भाग है, तो आप जानते हो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ पर भी बल गुणे विस्थापन, यहाँ पर भी बल गुणे विस्थापन। अच्छा बल बराबर क्या होता है, आप जानते हो दाब बराबर क्या, बल बटे क्षेत्रफल, तो बल बराबर क्या, दाब गुणे क्षेत्रफल, तो आप देखो बल की जगह पे दाब गुणे क्षेत्रफल, यहाँ पर भी बल की जगह पे क्या, दाब गुणे क्षेत्रफल, और विस्थापन यहाँ पर भी, तो विस्थापन यहाँ पे, विस्थापन यहाँ पे। फिर आओ x भाग में दाब कितना है p1, क्षेत्रफल कितना a1, विस्थापन कितना v1। y भाग में आओ दाब कितना p2, क्षेत्रफल कितना a2, विस्थापन कितना v2। फिर हमने क्या किया, p1 को अलग कर लिया, a1 v1 को इकट्ठा कर लिया। यहाँ पर आओ p2 को अलग कर लिया, a2 v2 को इकट्ठा कर लिया, और अभी तुरंत आपने देखा a1 v1 बराबर क्या होगा, यम अपान रो, और a2 v2 बराबर भी क्या होगा, यम अपान रो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, a1 v1 की जगह पे यम अपान रो लिख दिया, और a2 v2 की जगह पे यम अपान रो लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना यहाँ पे क्या निकला, p1 और यम अपान रो, और यहाँ पे क्या होगा p2 और यहाँ पे क्या, यम अपान रो। यानी कि आप यूं कह सकते हो x भाग में एकांक समय में दाब p1 द्वारा किया गया कार्य कितना, p1 यम अपान रो। y भाग में दाब p2 द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य कितना, p2 यम अपान रो। अगर आपसे पूछें कि x भाग में p1 द्वारा अधिक कार्य किया जाएगा एकांक समय में कि y भाग में, आप इधर देखना p1 इधर और p2 कहाँ, इधर। आप पूछोगे इधर कैसे, मान लो पानी यहाँ से निकल के नीचे आपका बह रहा है, पानी अगर ना बहे तो बाहर वातावरण की वायु होगी कि नहीं, यहाँ की जो वायु होगी वो निकलते हुए द्रव पे किधर दाब लगाएगी, अंदर की ओर। तो आप जानते हो p2 के द्वारा आपका कार्य क्या इधर हो गया, p1 के द्वारा कार्य इधर हो गया, जबकि आप जानते हो द्रव आपका x भाग से निकल के y भाग से बाहर निकल रहा है। अगर आपसे पूछें कि p1 द्वारा कार्य ज्यादा होगा कि p2 द्वारा कार्य ज्यादा होगा, तो आप क्या कहोगे, निश्चित रूप से p1 द्वारा कार्य क्या होगा, अधिक होगा, तभी तो द्रव यहाँ से निकल के उधर जा रहा है। कल को अगर ये आपका p2 के द्वारा अगर कार्य ज्यादा हो जाए तो द्रव आपका इधर की तरफ आएगा, क्योंकि द्रव आपका x भाग से y भाग में जा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि p1 द्वारा इधर की ओर एकांक समय में किया गया कार्य ज्यादा होगा, p2 द्वारा एकांक समय में इधर की ओर किया गया कार्य क्या होगा, कम होगा, तभी तो परिणामी कार्य उधर की ओर निकलेगा, तभी तो द्रव आपका x भाग से y भाग होते हुए बाहर निकलेगा। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि दाब द्वारा किया गया परिणामी कार्य, तो परिणामी कार्य कैसे निकालें, जो बड़ा हो उसमें छोटा घटा दें। बड़ा कौन है, p1 द्वारा किया गया कार्य, छोटा कौन है, p2 द्वारा किया गया कार्य। p1 द्वारा किया गया कार्य किधर है, x भाग से y भाग की तरफ, p2 द्वारा किया गया कार्य किधर है, y भाग से x भाग की तरफ, क्योंकि परिणामी रूप से द्रव x भाग से y भाग में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि p1 द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, अधिक होगा, p2 द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कम होगा। तो हम परिणामी कार्य निकालने जा रहे हैं, परिणामी कार्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इस कार्य में से इस कार्य को घटाएंगे। दाब द्वारा किया गया जो परिणामी कार्य है, जानते हो क्या करेगा, नलिका के अंदर से गुजरने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करेगा और स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन करेगा। तो आप यूं कह सकते हो दाब द्वारा किया गया परिणामी कार्य बराबर द्रव के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन प्लस द्रव के स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो परिणामी कार्य, चलो बड़े कार्य में से छोटा कार्य घटाओ।
आप जानते हो P1 यम अपान रो, कौन, ये सामने, फिर माइनस P2 यम अपान रो, कहां से, ये, बराबर। अच्छा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन तो कैसे निकालोगे, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। आप जानते हो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखना हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। फिर यहाँ पे क्या सिंबल प्लस का है, तो यहाँ पे प्लस हो गया। फिर यहाँ पे क्या स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन, तो अंतिम स्थिति ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, तो अंतिम स्थिति ऊर्जा कितनी, mgh2 और माइनस mgh1। अब इसके बाद आप देखो यम बाई रो यहाँ भी है, यम बाई रो यहाँ पर भी है, तो यम बाई रो को आप क्या करो, कॉमन ले लो। तो यम बाई रो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, P1 माइनस P2 बराबर। अच्छा, यहाँ पे आप आओ, आप देखो यम बाई 2 यहाँ पर भी है, यम बाई 2 यहाँ पर भी है, तो हमने यम बाई 2 यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फिर ये प्लस है तो प्लस के नीचे प्लस हो गया। फिर यहाँ पर देखो mg यहाँ पर भी है, mg यहाँ पर भी है, तो हमने mg कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, h2 माइनस h1। अब आप देखो m यहाँ पर भी, m यहाँ पर भी, m यहाँ पर भी, बोथ साइड। तो या तो हम पूरे में पहले इधर ये हम कॉमन लें और वहाँ कैंसिल कर दें, और या फिर हम चाहें तो डायरेक्ट कैंसिल कर दें। जब सब जगह हमको m दिख रहा है तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, यहाँ का m, यहाँ का m, यहाँ का m कैंसिल हो गया। अगर कोई आपको समस्या होगी तो आप एक काम करना, राइट साइड में m कॉमन ले लेना और उसके बाद आप कैंसिल कर देना, जैसे भी आप समझो, बस समझ जाओ आप, ठीक है, आएगा वही जो हमने किया आगे काम। तो m पूरा आपका कैंसिल हो गया। एक बात और देखना, यहाँ पे रो यहाँ पे क्या अपान में है ना, तो रो को हम क्या करेंगे, इधर राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो जब रो को आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो रो का यहाँ भी गुणा होगा और रो का यहाँ भी गुणा होगा। तो अगली लाइन आप देखो यहाँ पे क्या बचा, P1 माइनस P2, क्यों, यम तो कैंसिल हो गया और रो आपका राइट साइड में चला आया। तो यहाँ पे क्या बचा, P1 माइनस P2 बराबर। अच्छा, फिर आप आओ, रो जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या, रो बाई 2 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, प्लस है ये तो प्लस हो गया। फिर अब जब तो ये रो ट्रांसफर हो तो यहाँ भी तो आएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या, रो इंटू जी, और यहाँ पे कितना, h2 माइनस h1। फिर हमने क्या किया, सारे ब्रैकेट्स को हमने एक्सपेंड कर दिया। तो यहाँ पे क्या निकला, P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, प्लस है ना, देखो प्लस है तो प्लस हो गया। फिर यहाँ पे क्या, रो जी h2 और माइनस रो जी h1। फिर आप देखना, हमने 1 वाले को लेफ्ट साइड में पहुंचाया, जितना 1 1 था सब लेफ्ट साइड में और जितना 2 2 था सब राइट साइड में। अच्छा, उसके बाद अगली लाइन आप यहाँ देखना, P1 माइनस P2 बराबर, हमने सारे ब्रैकेट को एक्सपेंड किया। अब देखो तो यहाँ पे कितना हो गया, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी h2 माइनस रो जी h1। अब उसके बाद हमने क्या किया, जितने 1 वाले थे उसको हमने लेफ्ट साइड में पहुंचाया और जितने 2 वाले थे उसको हमने राइट साइड में रहने दिया, या उधर से भी बुला लिया, मतलब 1 वाला लेफ्ट साइड में, 2 वाला किधर, राइट साइड में। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। एक फार्मूला आपका आ गया, छोटा सा फार्मूला। आप भी कहोगे इतना लंबा सा फार्मूला आप कह रहे हैं, छोटा सा फार्मूला। फिलहाल बर्नौली का प्रमेय आपका प्रूव हुआ। आप यहाँ पे देखना, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहो तो ये भी कह सकते हो कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी h बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक उसी प्रकार जैसे भी इसके पहले अपने अवरोधकता के सिद्धांत में देखा था, A1 V1 बराबर A2 V2, तो आपने क्या कह दिया, A इंटू V बराबर कांस्टेंट। तो उसी प्रकार से यहां पर भी आप देखो, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर पर रो जी h1 बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी h2। तो आप यहाँ पे इसको भी देख के आप कह सकते हो P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी h बराबर क्या हुआ, कांस्टेंट। और यही बर्नौली का प्रमेय है। इस प्रकार से लेक्चर आपका समाप्त हुआ। अगर आपको लगता है कि हमने आपके लिए मेहनत किया तो आप हमारे लिए सिर्फ इतना करो कि हमारे इस वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को आपके स्कूल के जितने भी क्लासमेट हैं या फिर आपके जो कोचिंग के क्लासमेट हैं, साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हमारे चैनल की जानकारी दो, उन तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाओ। जितने अधिक से अधिक हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम भी प्रोत्साहित होंगे, हम और अधिक आपके लिए कर पाएंगे। और अभी आपने द्रव्यों के प्रवाह का चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 आपने देखा हुआ है, लेक्चर 2 फिर लेक्चर 3 विद न्यूमेरिकल कंप्लीट, एक एक सवाल आपको लगवा के देंगे। हम आपके लिए मेहनत करते रहे, आप हमारे लिए थोड़ा सा प्रयास करते रहो। बस जितना से अधिक हो सके, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितना भी आपके माध्यम हो, सोशल मीडिया के हर माध्यम से आप हमारे चैनल को खाली प्रसारित करो बस। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।